हेलो गाइज, कैसा है आप सभी। स्वागत है आपको सत्यम क्लासेस पर। तो गाइज आज हम पार्ट 3 अपलोड करेंगे, जिसमें पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम बताएंगे आहार नाल के बारे में, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल हम लिखाए हैं, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। यानी मनुष्य तथा जितना भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, सब में भोजन के पाचन के लिए एक स्पेशल अंग होते हैं, एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, आहार नाल कहलाते हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। हाँ दोस्तों, अब याद रखने वाली बात है 1 नंबर के लिए, ये सब तो वही 1 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है ना। तो 1 नंबर में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से किसका रचना कुंडल की तरह होता है या कुंडलित होता है। तो गाइस आंसर आने वाला है आहार नाल। किसका आंसर क्या आने वाला है? आहार नाल। आहार नाल का रचना यानी बनावट कैसे होता है? कुंडल की तरह, कुंडलित, क्वाइल की तरह। क्वाइल आप जानते होंगे, ऐसे से जो स्प्रिंग की तरह क्वाइल होता है, यही कुंडलित रचना है क्वाइल। इस प्रकार से अगर हम आपको बता दें इसमें, तो इस प्रकार से क्वाइल की तरह इसको देखने में अपना ये इस प्रकार से लगेगा, क्वाइल की तरह। कुंडलित रचना है कौन? ये आहार नाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल। गाइज अगला पॉइंट लिखाया है कि इसका लंबाई, यानी कि आहार नाल के लंबाई के बारे में बात किया जाए तो आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होता है, या कभी कभी आपको ऑप्शन में मिलेगा फीट में। तो हम यहाँ मेंशन कर दिया है कि आहार नाल का लंबाई जो फीट में है वो 32 फीट, यानी कि 32 फीट आहार नाल के लंबाई है। तो अगर आपको या तो फीट में पूछ ले या मीटर में पूछ ले, आप ईजी से आंसर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। नेक्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया है, इसका सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। मतलब आपको पूछेगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है, तो आंसर आएगा यही स्मॉल इंस्टेंटाइन। स्मॉल इंस्टेंटाइन यानी कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जो लगभग या करीब 20 फीट का होता है। यानी छोटी आंत का लंबाई कितना? 20 फीट होता है छोटी आंत के लंबाई। अगला पॉइंट हमने मेंशन किया है, यह मुख गुहा से शुरू होकर, यानी मुख से शुरू होकर मलद्वार, या मलद्वार को कभी कभी गुद्दा भी बोला जाता है, गुद्दा तक फैला होता है। कौन? ये आहार नाल फूड चैन। ये जो फूड चैन है, ये कहाँ से मुख गुहा शुरू होकर का, यानी पूछेगा मुख आहार नाल कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, तो मुख गुहा से मलद्वार तक होता है आहार नाल, पूरा बिछा जाल की तरह। फिर आगे हम लिखा दिया है आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो आहार नाल के मुख्य भाग, आहार नाल के मुख्य भाग में पहला हम लिखा दिए है मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली, चौथा आमाशय, पांचवा छोटी आंत। यानी छोटी आंत को हम बोलेंगे क्षुद्रांत। क्या बोलेंगे? यहाँ थोड़ा स्पेलिंग सॉरी, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, यानी क्षुद्रांत बोलते हैं, द्राकर होगा ऐसे, क्षुद्रांत। और बड़ी आंत को बोलते हैं बृहद्रांत। यानी हम बोलेंगे इन मतलब छोटी आंत का अलग दूसरा नाम है क्षुद्रांत और बड़ी आंत का नाम है बृहद्रांत। यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन को हम अलग भाषा में हिंदी में बोल सकते हैं क्षुद्रांत, और लार्ज इंस्टेंटाइन को हम बोल सकते हैं बृहद्रांत। आई होप यू आर अंडरस्टैंड इट। आई होप मतलब यू आर अंडरस्टैंड। आगे हमने यहाँ मेंशन किया है मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। मुख गुहा यह आहार नाल का पहला भाग होता है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का पहला भाग है, तो आंसर आने वाला है मुख गुहा। क्या आने वाला है आंसर? मुख गुहा। अगला क्वेश्चन, मुख गुहा में क्या क्या होते हैं, तो मुख गुहा में होते हैं जीव। मुख गुहा में क्या क्या होते हैं? जीव होते हैं और दांत होते हैं मुख गुहा के अंदर। अगला पॉइंट है, यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा किससे घिरी होती है, तो ऊपरी तथा निचले जबड़े से, यानी जौ से घिरी होती है। कौन? मुख गुहा। आगे हम लिखाए हैं टंग यानी जीभ के बारे में। टंग यानी जीभ के बारे में, जीभ के बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे किसके बारे में? हम लोग जीभ के बारे में, जीभ यानी टंग के बारे में। जीभ यह मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। जीभ कैसा रचना है? जीभ कैसा रचना है? तो एक मांसल रचना है। यह मांसल रचना है। कौन? जीभ मांसल रचना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका यानी जीभ का अगला सिरा स्वतंत्र होता है, मतलब जीभ आगे से खुला होता है एवं पीछे से क्या होता है?
फर्श से जुड़ा होता है। फर्श मतलब यानी उससे जुड़ा होता है, मतलब पिछला फर्श से अटैच होता है और अगला पूरा इंडिपेंडेंट होता है यानी स्वतंत्र होता है। आप उससे जिधर मुड़ना है मुड़िए, जिस तरह से बोलना है बोलिए, जिस स्टाइल में बोलना है बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आंसर आएगा मुख से, मुंह से। अगला, जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा स्वाद कलिया यानी टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स। जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वाद कलियाँ। और इसी स्वाद कलियाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी व्यंजन या कोई भी चीज़ खट्टी है, मीठी है, खड़ा है, कड़वा है वगैरह वगैरह सब पता चलता है किसके चलते? इस स्वाद कलिया के चलते। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, स्वाद कलियाँ के द्वारा जो बात हम अभी समझाए थे ठीक वही बात मेंशन कर दिया है कॉपी में। स्वाद कलियाँ के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वाद कलियाँ के द्वारा जो हम अभी बताए थे, स्वाद कलियाँ के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे फॉर एग्जांपल मीठा, कोई भी चीज़ स्वीट है, या खड़ा कोई भी चीज़ नमकीन है, या कोई भी चीज़ खट्टा है श्योर है, या कोई भी चीज़ कड़वा है, इससे पता चलता है। किससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ मीठा है, खारा है, खट्टा है, कड़वा है? तो आंसर आएगा स्वाद कलियाँ। स्वाद कलियाँ आदि का नॉलेज होता है यानी कि ज्ञान होता है, यह इससे पता चलता है। अगला पॉइंट है, जीव अपने गति के द्वारा, जीव अपने मोशन के द्वारा भोजन को निकलने में मदद करता है। जीव अपने मोशन के द्वारा भोजन को किससे मदद करता है? निगलने में, मतलब अंदर लेने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम आप रीड करेंगे टीथ के बारे में। टीथ यानी दांत के बारे में। दांत के बारे में लिखा है पहला, यह मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर व्यवस्थित होते हैं, मतलब एकदम व्यवस्थित सीरीज में अपना पैक होता है, एकदम सजा होता है। यह मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर व्यवस्थित होते हैं कौन? दांत। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक दांत जबड़े के मसूढ़े यानी गम्स से जुड़ा होता है। प्रत्येक दांत जबड़े के किससे जुड़ा होता है? तो आंसर आएगा गम्स यानी मसूढ़े से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दांत का वह भाग जो मसूढ़े में धंसा होता है क्या कहलाता है? आंसर आएगा जड़, रूट। दांत का वह भाग जो मसूढ़े में धंसा होता है क्या कहलाता है? जड़ यानी रूट। नेक्स्ट पॉइंट, दांत का वह भाग जो मसूढ़े के ऊपर, दांत का वह भाग जो मसूढ़े के ऊपर निकला होता है उसे या तो सर बोलते हैं या शिखर कहते हैं। पूछा जाएगा दांत का वह भाग जो मसूढ़े के ऊपर होता है क्या कहलाता है? आंसर आएगा शिखर या सर। नेक्स्ट पॉइंट, जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। ये जो जड़ है, मतलब जड़ और शिखर के बीच का भाग को गर्दन या ग्रीवा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। प्रत्येक दांत के भीतर कौन सा गुहा होता है? तो आंसर आएगा मज्जा गुहा। मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन होता है। डेंटाइन किसके ऊपर होता है? डेंटाइन किसके ऊपर होता है? मज्जा गुहा के ऊपर, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। जो दांत का अधिकांश भाग कौन? दांत का निम्नलिखित में से कौन दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है? आंसर गिव मी आंसर। आंसर होगा डेंटाइन। डेंटाइन। मज्जा गुहा ऊपर मतलब मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन होता है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेंटाइन हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग का होता है। निम्नलिखित में से किसका रंग पीला होता है? आंसर आएगा डेंटाइन, या डेंटाइन का रंग होता है तो पीला। निम्नलिखित में से कौन हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है? आंसर आएगा डेंटाइन। हड्डी से भी ज़्यादा होता है मजबूत डेंटाइन। डेंटाइन का कलर होता है पीले कलर का होता है डेंटाइन। डेंटाइन होता है पीले कलर का। डेंटाइन हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग का होता है डेंटाइन। नेक्स्ट पॉइंट है, डेंटाइन के ऊपर एनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। डेंटाइन के ऊपर किसका परत होता है चढ़ा? तो आंसर आएगा एनामेल। एनामेल बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर आएगा एनामेल। आगे हमने मेंशन किया है जो दांत को सुरक्षा देती है। एनामेल मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। पूछा जाता है मानव निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है? आंसर आएगा एनामेल। दांत किससे बना होता है?
तो मुख्यतः दांत कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है और कुछ होता है, लेकिन मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस होता है किसमें? दांत में मुख्यतः होता है कैल्शियम और फास्फोरस। एक वयस्क मनुष्य में या चाहे एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। इजी है लेकिन बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन इजी है लेकिन बार बार पूछा जाता है। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं? तो आंसर आएगा 32। अकल के दांत 2 होते हैं। अकल के दांत कितने होते हैं? 2 आते हैं, जो लगभग 22 या 22 से एवरेज 22 से 24 ईयर के अंदर में सभी मनुष्य के आते हैं। अकल के दांत 2 होते हैं जो 22 या 24 साल के अंदर में आते हैं, लेकिन इसका टाइम फिक्स नहीं है, जिसमें मतलब अच्छा ग्रोथ है, जल्दी भी आ जाता है, थोड़ा टाइम से भी आता है। अब आएगा दांत के प्रकार। अब आ रहा है दांत के प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक या इसको बोलेंगे इंसाइजर, दूसरा भेदक या कैनाइन, तीसरा चवर्णक या मोलर, चौथा अग्रचवर्णक या प्रीमोलर। पूछेगा दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों के नाम लिखिए, आराम से लिख दीजिएगा, कोई डॉट नहीं है। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर या कृंतक, कर्तनक कर्तनक या भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट मेंशन किए हैं पॉइंट, दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय क्या होता है? पूछा जाएगा दंत अस्थि क्षय क्या होता है? तो जब हम कोई मीठी चीज़, फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे मिठाई, जैसे या तो मिठाई खाएंगे या चॉकलेट खाएंगे या आइसक्रीम खाएंगे आदि खाते हैं, तथा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब दंत अस्थि क्षय होता है। मतलब दांत का इसमें डिके होता है, तिथ का डिके होता है, यानी दांत खराब होता है। डिके मतलब क्षय होना, खराब होना। नेक्स्ट या तो ये लिख दीजिए, या अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो ये भी लिख सकते हैं। मीठी चीज़ में शक्कर पाए जाते हैं। मीठी चीज़ में क्या पाए जाते हैं? शक्कर यानी कि चीनी। मीठी चीज़ में शक्कर पाए जाते हैं जिस पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। मीठी चीज़ में क्या पाए जाते हैं? शक्कर, जिसमें कौन मतलब रिएक्ट करते हैं? बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी परत पर क्रिया कर उसे नर्म बना देते हैं, जिससे धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है, जो दंत अस्थि क्षय कहलाता है। जो क्या कहलाता है? दंत अस्थि क्षय। या तो आप ये लिख दीजिए या तो आप ये लिख दीजिए, दोनों डेफिनेशन अच्छा है, आराम से ना मार्किंग होगा, 2 मार्किंग का आएगा, आराम से मार्किंग होगा, नो डाउट। अब आगे लिखा है दंत पलांक। दंत पलांक क्या होता है? बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण करते हैं। जब इसे अच्छे तरह से जब कोई परत बन जाता है, बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण करते हैं। जब इसे अच्छे तरह से, यानी जो परत बन गया है और उसे अगर अच्छे तरह से साफ नहीं किया जाए, तब जब इसे अच्छे तरह से साफ नहीं किया जाता है, तब यह दांत पर एक अस्थाई मतलब एक परमानेंट परत बना लेते हैं, जो क्या कहलाते हैं? दंत पलांक कहलाते हैं। आप लोग अपने दांत में जरूर देखिएगा, होता है ऐसे, एक परमानेंट परत होता है जो दांत में चिपक जाता है। अगर जो आदमी ब्रश, उसे जनरली हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक बार खाना खाने के बाद और एक बार खाना खाने से पहले। लेकिन अगर आप और ज़्यादा अपने दांत को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जितना बार भोजन करते हैं कोशिश कीजिए 2-4 बार अपना ब्रश इधर उधर कर लीजिए। उससे होता है क्या, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें भोजन के कण दांत में फंस जाते हैं, और जब वो लॉन्ग टाइम तक 2, 4, 5 या 6 घंटे रह जाते हैं तो उसमें सड़ता है, और सड़ने के बाद वही बैक्टीरिया आके उस पर रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, जिससे मतलब दांत को खराब होने का आशंका होता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम 2 बार दिन में दांत की सफाई होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? आंसर आएगा 3 जोड़ी। कौन कौन? पहला पैरोटिड लार ग्रंथि। हाँ, पूछा जाएगा मनुष्य के मुख गुहा में सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होता है? तो आंसर आएगा पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। मनुष्य के मुख गुहा में सबसे छोटी लार ग्रंथि का नाम बताओ। आंसर होगा सब लिंगुअल लार ग्रंथि। मनुष्य के मुख गुहा में सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताओ। आंसर होगा पैरोटिड लार ग्रंथि।
तो गाइज आई होप आप इतना तक समझ गए होंगे। इससे अगले का पार्ट हम अगले पार्ट में, इससे अगले का मतलब जो पढ़ाए हैं अगले पार्ट में हम मेंशन करेंगे। तो गाइज अगर अच्छा